आइए संध्या की इस मधुर बेला में हम जुड़ते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक और नया कंटेंट लेकर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले यह समझते रहो उन्नयन क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। जैसे देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वृद्धि का मतलब, और आपको पता है क्वथनांक किसे कहते हैं। तो आप बोलते हो कि वह ताप जिस पर कोई द्रव अपने वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या एक नए तरीके से समझ लो कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब यह बस समझते रहो कि कोई जो द्रव है, मान लो कि इस तरीके से, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक जल है, जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब, और यहाँ कहीं पे लिख दो और इसको मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए वायुमंडलीय दाब। आया समझ में? क्या मान लिया जाए, वायुमंडलीय दाब। तो जब वायुमंडलीय दाब मान लिया जाए इसको, तो आप करोगे कैसे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या बोला, मान लिया जाए वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बोला जाएगा कि यह जो आपका जल का वाष्प दाब होगा, अगर वह जल का वाष्प दाब या किसी द्रव का वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और आपको पता है कि यह जो जल होता है, जल का जो वाष्प दाब होगा, यानी कि जब शुद्ध बात होगी, शुद्ध की, तो इसको बोला जाएगा, यह होगा आपका TB नॉट पढ़ा जाएगा। और बोला जाएगा कि जहाँ TB नॉट क्या है, तो आप बोलेंगे जहाँ TB नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्प दाब है। आया समझ में? इतना समझने में इतना तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक और बता दूं, जैसे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे इससे थोड़ा सा नीचे इस टाइप में, और आप इसको बनाने का मतलब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे NaCl और क्या था, H2O था, यानी कि NaCl और H2O का मिश्रण बना दिया गया। और यह जो आपका NaCl और H2O का जो मिश्रण होगा, यहाँ पे इसको मान लिया जाए यह क्या आपका वायुमंडलीय दाब। यह क्या मान लिया गया, वायुमंडलीय दाब। तो अब बोला जाएगा कि अगर NaCl और H2O है तो यह एक प्रकार का क्या बन गया, विलयन बन गया। और यह जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, TB से। तो आप लिख देंगे TB का है आपका, तो बोलेंगे कि TB विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपका TB होगा, यानी कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन के वाष्प दाब का मान ज़्यादा हो जाता है किससे, विलयन का वाष्प दाब का मान ज़्यादा हो जाता है किससे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। और उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी कि डेल्टा TB होता है, वह बराबर हो जाता है TB माइनस TB नॉट से। आया समझ में? इसको पहले कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएं। नोट करिए इसको जल्दी से। नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें। नोट हो जाए तो आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसका डिफिनीशन हम कर लें।
आपको पता है डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, तो बोला जाएगा कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इतना तो हमने आपको बताया होगा क्वथनांक के उन्नयन में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में या विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। आया समझ में? सबसे पहले यह देखो मैंने क्या बोला है आपको। मैंने क्या बोला कि कोई आपका शुद्ध विलायक है, किसी शुद्ध विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी हो जाती है। किसमें? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया होगा कि जैसे उबलता हुआ दूध है, उस पर अगर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो दूध बैठ जाता है, मतलब दूध का जो स्तर होगा वह नीचे आ जाएगा। यही हमने बोला कि जब किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और विलयन, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, और किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, कर लीजिए इसको। और आपको पता होगा कि यह जो आपका क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह आपका बोला जाएगा कि वह उसके मोललता पर निर्भर करता है। ठीक है, मोललता पर निर्भर करता है, यानी कि कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया, मोललता हो गया। आया समझ में? और अगर करना चाहें आप कह सकते हो कि जहाँ कैपिटल एम अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जहाँ आप लिख लीजिएगा, जहाँ कैपिटल के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल
उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आया समझ में इतना? और आपको पता होना चाहिए कि यह जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है के गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम, के गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे एम गुणे 1000। यह फॉर्मूला हो जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो अगला टॉपिक है उसका नाम है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तो अणुसंख्य गुणधर्म को समझने के लिए मैं आपको बता दूं एक तरीका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका अणुसंख्य गुणधर्म होता है, इसमें आपको दिया गया अणुसंख्य। अणुसंख्य का मतलब होता है अणुओं की संख्या, गुणधर्म का मतलब हो गया गुण। बोला जाएगा कि किसी विलयन का वह गुण, किसी विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। किसी विलयन का वह गुणधर्म जो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, वह उसका क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। डिफिनीशन कर लेते हैं इसका। बोला जाएगा कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किंतु विलय के रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करती अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है।
अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती हैं। ठीक है। और बोला जाएगा कि यह जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है, लिख लेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, करिए इतना, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए भाई जल्दी से। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। मैंने ले लिया NaCl प्लस H2O ले लिया, और आपको पता है कि यह जो NaCl होता है वह क्या होता है, विलेय होता है, और यह जो आपका H2O होता है यह क्या होता है, आपका विलायक होता है। विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का। ठीक है, आया समझ में? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन चलिएगा। देखो, विलयनों के वे गुणधर्म, मतलब किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में, जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब यह जो आपका विलायक का मात्रा जो होगा वह निश्चित होगा, उसमें विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घोली जाएगी उसकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और इसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब NaCl के अणुओं की जो संख्या होती है H2O में घुली हुई, या कह सकते हैं कि NaCl की अणुओं की वह संख्या जो H2O में पूरी तरह से क्या हुई हो, घुली हुई हो, वह उसकी क्या कहलाती है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। और यह जो आपका NaCl है, NaCl बराबर आपको पता है Na प्लस और क्या होता है, Cl माइनस। तो आप बोलोगे कि यह जो आपका अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। तो कितने आयन है, एक और एक मिलके 2 आयन है, यानी किसके अणुसंख्य गुणधर्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, कर लिए। अब इसके बाद होता है आपका, इसके बाद वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक वांट हाफ कॉफिशिएंट। और यह जो आपका वांट हाफ गुणांक होता है इसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वांट हाफ गुणांक किसे कहेंगे तो आपको सुन लीजिए, यहां पे बोला जाएगा कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को
वांट हाफ गुणांक कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। और यह जो आपका वांट हाफ गुणांक होता है, लिखेंगे इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि वांट हाफ गुणांक आई बराबर वांट हाफ गुणांक आई बराबर बोल दिया जाएगा कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म का किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान अपान अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। चलो इसको करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, NaCl है, बना क्या रहा आपका Na प्लस Cl माइनस। और आपको पता है कि यहाँ पे जो NaCl है इसका कितना मोल है, 1 मोल, NaCl का 1 मोल। और यहाँ पे Na का 1 मोल है और Cl का कितना मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल और 1 मोल जोड़ दिया तो टोटल कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया। ठीक है, टोटल कितना मोल हो गया, 2 मोल। और जब हम लोग इसका I का मान निकालेंगे, यानी कि जब हम लोग वांट हाफ गुणांक I निकालेंगे तो वांट हाफ गुणांक I बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, मतलब सॉल्व करने के बाद कितना आया, तो आप बोलोगे कि 2 आया। तो यहाँ पे 2 मोल, मतलब प्रायोगिक मान कितना है, 2, और बटे में अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान तो पहले था कितना, 1 मोल। तो यहाँ पे 2/1, तो मोल मोल कैंसिल हो गया, 2/1 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब वांट हाफ गुणांक का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। आया समझ में इतना। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पे तो आपको पता है ना, यह इसका जलीय माध्यम में ऐसा होता है। ठीक है, आया समझ में इतना। अब इसमें एक और एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया CH3COOH का 2 मोल। ठीक है, CH3COOH का 2 मोल ले लिया और इसको किसी विलायक में इसकी अभिक्रिया करवा दिया, किसी विलायक की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा दिया, तो यह CH3COOH और CH3COOH, मतलब क्या कह सकते हैं कि यह जो आपका CH3COOH है उसका जब किसी विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया तो यह हुआ क्या आपका CH3COOH का यह 1 मोल बनाया और यह एक दूसरे से किससे जुड़ गए, यह एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संयुग्मित हो गए। तो इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे, 1 मोल पढ़ेंगे। और यह कितना मोल हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा 2 मोल। तो अगर हम लोग इसमें I का मान निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपान नॉर्मल वैल्यू। तो आप बताओ इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है भैया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1 और नॉर्मल वैल्यू पहले कितना था, 2। 1 में भाग देंगे 2 से तो 0 कितना हो जाएगा, 5। यह इसका क्या हो जाएगा, वांट हाफ गुणांक हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए भाई, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए।
मतलब यहाँ पे I का मान हो गया 1/2 यानी कि 0.5 हो गया। अब इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बताने के बाद यह जो आपका चैप्टर होगा विलेन वाला यह आपका ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा विद्युत रसायन। इसको आप लोग कवर कर लीजिए। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद आप लोग का इतना सहयोग करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब कल की क्लास में हम आपको बताएंगे परासरण दाब, पारगम्य झिल्ली और झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, झिल्ली किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।